हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अर्जुन बैच का जो पहला टेस्ट हुआ है उसके सारे सॉल्यूशंस के बारे में। और यहाँ पर आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं, तो उनको ज़रूर सुने कि यार कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए पढ़ने की, और क्या कंटेंट किस हिसाब से कहीं कन्फ्यूजन है तो उसको किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है ना। तो साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। तो जिन दोस्तों को अभी अर्जुन बैच के बारे में पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि अर्जुन बैच 15 जनवरी 2023 को लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर हम शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंपाइल फॉर्मेट में। साथ में यहाँ पर 1 से 40 नंबर की जो धारा थी उसका पहला टेस्ट हुआ था, फिर 41 से लेकर 89 के आसपास 80 के आसपास जो धारा है उसका हम टेस्ट सेकंड वाले लेने वाले हैं। साथ में यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल रहे हैं। साथ में आपको यहाँ पर 13 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है जहाँ पर 10 टॉपिक वाइज टेस्ट होने वाले हैं और 3 फुल टेस्ट होने वाले हैं पार्ट बी के। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम में रहेगा, हिंदी मीडियम में रहेगा। साथ में आपको रिवीजन क्लासेज भी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। ऑडियो लेक्चर्स भी आपको बाद में जो रिवीजन क्लासेज रहेंगी उनके ऑडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ में यहाँ पर सॉल्यूशंस के वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताकि आपको देखने से पता लग जाए, आपको टाइम कुछ और चीज़ें भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आपको देख लेनी है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, एक एक नंबर का सारा क्वेश्चन है और 40 अंकों का पूरा पेपर है। एक ही आपको उत्तर देना है, एक से अधिक उत्तर आप देते हो तो आपको गलत माना जाएगा उस उत्तर को। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं ABCD, उसमें से आपको एक टिक करना है, उसको OMR शीट में भरना है। ठीक है, और 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर आप उसको गलत करते हो तो -0.33 वहाँ से आपका कट जाएगा। ठीक है, बाकी आपको एग्जाम में मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना है, OMR शीट पर सावधानी से आपको भरना है। ठीक है, और अगर हिंदी अंग्रेजी में आपको कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अंग्रेजी आपको यहाँ पर मान्य होगी, अंग्रेजी को आपको देखना होगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे। अब हम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं कि 40 क्वेश्चन जो हैं उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए और क्या आपके आंसर्स होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा जो क्वेश्चन था ये मैंने 2016 के पेपर से लिया हुआ है। और ये लेने का कारण ये है कि आपको एक डायरेक्शन पता लग पाए कि यार डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आपको तैयारी की, या फिर एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की, या फिर RPSC किस तरह से क्वेश्चन पूछने वाली है पार्ट बी से। ये सबसे बड़ा टास्क है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक परिवर्तित क्षेत्र में स्थापित नगर निगम बोर्ड क्या होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों निगमित निकाय होगा। ठीक है, तो निगमित निकाय होगा। यहाँ पर चाहे नगर निगम बोर्ड पूछे या नगर पालिका बोर्ड पूछे या फिर आपको नगर परिषद बोर्ड पूछे, तीनों ही क्या हैं, तीनों ही निगमित निकाय हैं। ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई नगर परिषद नगर निगम ये कोई कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट क्या है, निगमित निकाय है तीनों के तीनों। ठीक है, और आपको पता है नगर पालिका में तीनों आते हैं, नगर पालिका बोर्ड भी आता है, नगर परिषद भी आता है, नगर निगम भी आता है। तो तीनों का एक एक पूछ ले कि नगर पालिका में क्या शामिल होता है, नगर पालिका क्या है, तो एक निगमित निकाय है। आपका आंसर होना चाहिए निगमित निकाय। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान राज्य में नगर पालिका विघटन की तिथि से कितने महीनों के भीतर चुनावों को संगठित करने का कार्य पूरा किया जाता है। तो दोस्तों नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है आपको पता है, सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन अगर उसका विघटन हो जाता है किसी कारण से, जैसे कोई संकल्प पारित कर दें, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें या त्यागपत्र, सभी सदस्य त्यागपत्र दे दें, तो वो नगर पालिका का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में विघटन होने के बाद में नेक्स्ट चुनाव होना जरूरी है ताकि उस नगर पालिका का जो विघटन हुआ है वो फिर से उसका गठन हो सके और वहाँ पे कार्य संचालन हो सके। तो ये है 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा चुनाव हो जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर फिर से निर्वाचन हो जाना चाहिए सभी सदस्यों का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये बात है कि अगर उपनिर्वाचन होना हो, जैसे उपनिर्वाचन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई अध्यक्ष है, अध्यक्ष का पद पे मृत्यु हो गई या उसको हटा दिया गया या फिर वो उसने त्यागपत्र दे दिया, तो वो क्या है, सीट रिक्त हो गई। सीट रिक्त होने के बाद में वहाँ पर उपनिर्वाचन होगा। उपनिर्वाचन का मतलब फिर से वहाँ पर चुनाव होगा उस सीट के लिए, और वो चुनाव कितने समय में होना जरूरी है, 6 महीने में होना जरूरी है। उसके साथ 1-2 कंडीशंस और हैं, वो आपको मैंने शॉर्ट नोट्स दे दिए हैं, उसमें आपको वहाँ पर पढ़ लेना है। थर्ड क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 30 के अंतर्गत किसी नगर पालिका के चुनाव पर प्रश्न पूछने के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है,
चुनाव याचिका आवश्यक है। अगर आपको नगर पालिका के चुनाव पर कोई प्रश्न पूछना है तो आप क्या कर सकते हो, चुनाव याचिका, निर्वाचन याचिका, ये निर्वाचन याचिका भी यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है, निर्वाचन याचिका। ठीक है, तो चुनाव याचिका और निर्वाचन याचिका एक ही है, इसका आंसर होगा चुनाव याचिका। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 हेतु राज्यपाल की अनुमति और अधिसूचना क्रम से कब जारी हुई। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अधिसूचना पूछा हुआ है, यहाँ से कब प्रभाव में आया, कब लागू हुआ, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, ये डायरेक्ट एक्ट से मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई और अधिसूचना कब जारी हुई, तो इसका आंसर है दोस्तों कि 11 सितंबर 2009 को ही इसकी राज्यपाल ने अनुमति दी थी, 11 सितंबर 2009 को, और 11 सितंबर 2009 को ही ये अधिसूचना जारी हो गई, राजपत्र में प्रकाशित हो गया, ये एक्ट अधिनियम जो है राजपत्र में प्रकाशित हो गया, गैजेट में हो गया था 11 सितंबर 2009, दोनों ही सेम डेट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यक्ष के संदर्भ में क्या सही सुमेलित नहीं है, क्या सही सुमेलित नहीं है, तो आपको नहीं को पहले टिक करना है, कई बार ऐसा हो जाता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो नगर पालिका बोर्ड होता है उसका सभापति, सेकंड है नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष, नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति बोला जाता है, नगर निगम का जो अध्यक्ष है उसको महापौर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, नगर पालिका बोर्ड, इसके अध्यक्ष को अध्यक्ष ही बोला जाता है, नगर परिषद के जो अध्यक्ष उसको सभापति बोला जाता है, और नगर निगम का अध्यक्ष होता है वो महापौर बोला जाता है। तो ये तीनों तो सही हैं, बल्कि जो नगर पालिका बोर्ड है वो सभापति, ये सही सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 6th नंबर क्वेश्चन की, कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार बासा से क्या अभिप्राय है। तो बासा क्या है, ये तीर्थ यात्रा का मार्ग है, या फिर पर्यटन स्थल पर जलवास हेतु नाली है, या फिर यात्रीवास सुविधा हेतु भवन है, या फिर उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट है, क्या है ये बासा। बासा है यात्रीवास सुविधा हेतु भवन। ये आपको मैंने जो नोट्स दिए थे ना, वहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, जैसे आप ये नोट्स में आप जाओगे तो यहाँ पर दिया हुआ है बासा, ये देखो मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, बासा क्या है, तीर्थ यात्रियों या यात्रीवास सुविधा हेतु उपयोगी भवन है, या भवन समूह है, या भवन का कोई भाग है, किसके लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए, यात्रीवास सुविधा के लिए उपयोगी भवन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा यात्रीवास सुविधा हेतु भवन है बासा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में वाणिज्यिक और आवासीय उपयोग हेतु क्रम से कितनी इकाइयों का उपबंध किया गया है। तो वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है वो कॉमर्शियल यूज में आ रहा है या फिर वो आवासीय यूज में आ रहा है, तो दोनों के लिए क्रम से क्या क्या इकाइयाँ होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन यहीं से बनाया था, नोट्स से ही आप देख सकते हैं कि ये जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में वाणिज्यिक उपयोग के लिए 25 या उससे अधिक इकाइयाँ होनी आवश्यक हैं। 25 से अधिक इकाइयाँ हैं तब उसको कॉम्प्लेक्स गिना जाएगा अगर वो कॉमर्शियल यूज में आ रहा है। और सेम अगर वो आवासीय उपयोग में आ रहा है तो 10 या उससे अधिक इकाइयाँ अगर हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाणिज्यिक के लिए 25 हैं और आवासीय उपयोग के लिए 10 है। तो कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, 10-25 भी हम कर सकते हैं कई बार, क्योंकि आपको पता है ना, आपने पढ़ा है 25 और 10 पढ़ा हुआ है, लेकिन आप कई बार कन्फ्यूज हो जाते हो। तो देखो कॉमर्शियल जो होता है ना वो आवासीय से ज़्यादा बड़ा भाग होता है, आपको पता होगा कॉमर्शियल, उसमें ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा वो आता है, कॉमर्शियल में तो ज़्यादा पैसा इनकम होती है ना, तो आप उसको ज़्यादा मान सकते हो। एक यहाँ से ये याद रख सकते हो कि वाणिज्यिक के लिए हमेशा ज़्यादा रहेगा 25, और आवासीय के लिए हमेशा कम रहेगा 10 या 10 से अधिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 बात कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 की, कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से हटा सकेगा। कौन हटा सकता है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हटा सकता है, या फिर राज्य सरकार हटा सकती है, फिर राज्य निर्वाचन आयोग हटा सकता है, या फिर नगर पालिका हटा सकती है। कौन हटा सकता है स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से। तो दोस्तों देखो मैंने यहाँ पर आपको ये मैंने पढ़ाया था, अभी मैं बता देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है राज्य सरकार प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, ये धारा नंबर 3 है नगर पालिकाओं का परिसीमन, और इसमें शुरू में ही दिया हुआ है कि राज्य सरकार प्रकाशित अधिसूचना द्वारा स्थानीय क्षेत्रों क्या बना सकते हैं, नगर पालिका बना सकती है, स्थानीय क्षेत्रों को नगर पालिका से हटा सकती है, और स्थानीय क्षेत्र के स्थान में परिवर्तन कर सकती है। तो कौन कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है, किसके द्वारा, अधिसूचना के द्वारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि कौन स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से हटा सकता है, राज्य सरकार हटा सकती है, नई नगर पालिका बना सकती है, हटा भी सकती है, और उसके स्थान में परिवर्तन कर सकती है राज्य सरकार। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की,
कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहला कथन है, आपको सही नहीं कथन देखना है, असत्य कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है। तो सबसे पहला कथन दिया हुआ है सीमा चिन्ह कलेक्टर द्वारा अनुमोदित हो सकेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। जो भी सीमा चिन्ह बनाए जाएंगे वार्ड के वगैरह के, तो वहाँ पर जो सीमा चिन्ह गाड़े जाएंगे वो कौन अनुमोदित करेगा, कलेक्टर अनुमोदित करेंगे, बिल्कुल सही है। अगर नगर पालिका का विभाजन किया जाए तो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य नई नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है कि मान लो एक नगर पालिका थी, यहाँ पर कुछ सदस्य थे 15, अब मान लो इसको विभाजन ऐसे कर दिया तो यहाँ पर 8 आ गए, यहाँ पर 7 आ गए, तो जो 7 जो सदस्य हैं ना, वो क्या है, अगर यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे थे 7, तो ये इसके नई नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। ये भी बिल्कुल सही है, ये मैंने पढ़ाया था आपको क्लासेज में। नेक्स्ट है, राज्य सरकार केवल लिखित आदेश से स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका बना सकेगी। अभी दोस्तों हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि ये पढ़ा है, देखो, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका बना सकेगी। तो अधिसूचना द्वारा बनाती है, ना कि लिखित आदेश द्वारा। लिखित आदेश और अधिसूचना दोनों अलग अलग हैं। ये इस वजह से ये क्वेश्चन, ये आपका जो पॉइंट है वो गलत है। नेक्स्ट आप देख लो, अगर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दे तो सदस्यों के निर्वाचन हेतु 6 मास में निर्वाचन जरूरी होगा। जो एक क्वेश्चन मैंने पहले पूछा हुआ था, सेम वही क्वेश्चन है कि अगर उपनिर्वाचन होना है या फिर निर्वाचन होना है तो कितने दिन में होना चाहिए, 6 महीने में कम से कम हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने में हो जाना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज ये वाला गलत है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार केवल लिखित आदेश से स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका बना सके, ये गलत है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा स्थानीय क्षेत्रों को नगर पालिका बना सकेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार कौन किसी क्षेत्र को उसके आकार या वहाँ औद्योगिक स्थापना हेतु औद्योगिक नगरी घोषित कर सकता है। कौन घोषित कर सकता है, धारा 5 के अनुसार। तो यहाँ पर आप धारा 5 पे अपन चलते हैं। नोट्स मैंने आपको जो प्रोवाइड किए थे वहीं से मैं आप देख रहा हूँ, नगर पालिका की स्थापना और निगमन। ठीक है, तो देखो मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको बताया था कि नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम एक निगमित निकाय होगा। ये क्वेश्चन जो 2016 में आया हुआ था उसका ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि अगर राज्यपाल किसी क्षेत्र को उसके आकार या वहाँ औद्योगिक स्थापना हेतु अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित कर सकता है, ठीक है, तब उस क्षेत्र में नगर पालिका गठित नहीं होगी। अगर कोई क्षेत्र है, कोई जगह है, वहाँ पर उसका आकार इस तरह का है या फिर वहाँ पर कोई ऐसी कंडीशंस हैं कि वो औद्योगिक स्थापना हो सकती है वहाँ पर, तो राज्यपाल क्या करेगा, एक अधिसूचना जारी करेगा और उसको औद्योगिक नगरी घोषित कर देगा, इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर देगा, और वो नगर पालिका वहाँ पर गठित नहीं होगी। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि कौन किसी क्षेत्र को उसके आकार औद्योगिक स्थापना हेतु औद्योगिक नगरी घोषित कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, मतलब आपको यहाँ पे ढूंढना है कौन सा कथन सत्य है। तो नगर पालिका हेतु निर्वाचित स्थानों की संख्या 23 से कम नहीं होगी। निर्वाचन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान कुल स्थानों के 27% से अधिक नहीं होगा। निर्वाचन हेतु आरक्षण के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 की कालावधि तक ही प्रभावी हैं। और नगर पालिका का भागतः पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने वाला एमएलए नगर पालिका की किसी बैठक में मत देने का अधिकार रखेगा। तो इसमें क्या करना है, तो धारा 6 पे अपन चल लेते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो नगर पालिका में स्थानों की संख्या 13 से कम नहीं होगी। तो पहला पॉइंट गलत है, मैंने 23 लिखा हुआ है वहाँ पर। तो नगर पालिका में स्थानों की संख्या 13 से कम नहीं होनी चाहिए, 13 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दूसरा एक पॉइंट आपको दिया हुआ था कि जो नगर पालिका का जो भागतः पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने वाला जो एमएलए है वो वहाँ की बैठकों में मत देने का अधिकार रख सकता है। तो ये आपका जो कथन है बिल्कुल सही है। एक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान 21% से अधिक नहीं होगा, मैंने वहाँ पे 27% लिखा हुआ है, वो भी गलत है। एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 लिखा हुआ है, जबकि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है 324, तो वो भी गलत है। तो आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल चुके हैं कि यहाँ 13 से कम नहीं होनी चाहिए, ये वाला गलत हो गया। निर्वाचन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों कुल स्थानों के 27%, तो ये कितना है, 21% है आंसर, ये भी गलत है। निर्वाचन हेतु आरक्षण के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 नहीं है, 334 है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, नगर पालिका का भागतः पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने वाला एमएलए नगर पालिका की किसी बैठक में मत देने का अधिकार रखेगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है, आपका आंसर होना चाहिए डी, बिकॉज आपसे पूछा हुआ है कौन सा कथन सत्य है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिक शासन किसके माध्यम से नगर पालिका में निहित होगा? तो अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा। जो भी नगर पालिका का अध्यक्ष है वो वहाँ पर शासन करेगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आ गया होगा। नेक्स्ट है नगर पालिका, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अगर किसी नगर पालिका का विघटन 3 वर्ष बाद हो गया हो तो नई नगर पालिका सदस्यों की पदावधि कितनी होगी? तो आपका आंसर होना चाहिए 2 वर्ष। दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो कोई नगर पालिका का विघटन हो गया है ना 5 वर्ष में, 5 वर्ष इसके सामान्यतः कार्यकाल होता है ना। फिर मान लो अगर वो 3 वर्ष बाद विघटन हो गया तो एक तो मैंने ये चीज़ बताई आपको 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे चुनाव होना जरूरी है। लेकिन जब 3 महीने के बाद विघटन हुआ तो अब 2 साल उसके पुरानी जो नगर पालिका थी जो 2 साल एक्स्ट्रा और चलती, तो अब जो नगर पालिका बनेगी ना, जो उसके सदस्य बनेंगे, तो उसकी जो पदावधि रहेगी वो 2 वर्ष के लिए ही रहेगी। क्योंकि अब राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है कि यार सब नगर पालिकाओं का एक साथ चुनाव करे जाएँ। तो अब मान लो एक नगर पालिका का विघटन हो गया, अब उसके चुनाव फिर दोबारा बाद में हो रहे हैं, तो सारी नगर पालिकाओं के एक साथ चुनाव होने चाहिए, ये प्राथमिकता है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो अब वहाँ पर अगर 3 वर्ष बाद किसी नगर पालिका का विघटन हो गया तो अगली जो गवर्नमेंट आएगी वो सिर्फ 2 वर्ष काम करेगी, क्योंकि दोनों को मिलाकर 5 वर्ष बाद यहाँ पर चुनाव होने हैं सभी नगर पालिकाओं के। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। हम बात कर लेते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 14 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार वार्डों के अवधारण हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश पर कितने दिनों में आक्षेप दाखिल किया जा सकता है? तो आंसर है आपका 7 दिन। कि राजस्थान नगर पालिका में अगर कोई वार्डों का उदाहरण अगर राज्य सरकार ने कर दिया है तो उसके आदेश पर कोई भी आक्षेप जारी कर सकता है 7 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग में निहित नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहली बात है निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन का अधीक्षण करना, महिला उम्मीदवारों के लिए वार्डों की संख्या का अवधारण करना और निर्वाचन का निर्देशन और नियंत्रण करना। तो दोस्तों यह जो निर्वाचक नामावली है वो भी इसका कार्य है, निर्वाचन का अधीक्षण करना भी इसका कार्य है और निर्वाचन का निर्देशन और नियंत्रण करना भी इसका कार्य है। जबकि अगर अपन बात करें महिला उम्मीदवारों की, जो अभी इसमें लिखा हुआ है वो राज्य सरकार का कार्य है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये राज्य सरकार का कार्य होगा, है ना, ये इसका कार्य नहीं है, निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ये देख लीजिए वार्डों का उदाहरण जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्न का उदाहरण करेगी, वार्ड का अवधारण करेगी, वार्ड सीमा का, SC ST पिछड़े वर्ग महिला स्थानों का आरक्षण और महिला उम्मीदवारों के लिए वार्डों की संख्या का उदाहरण। तो ये किसका कार्य है? राज्य सरकार का कार्य है, राज्य सरकार का कार्य है। जबकि 3 जो कार्य हैं वो किसके कार्य हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान 17 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 14 के अनुसार निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्हरता की शर्तों हेतु निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कि धारा 14 के अनुसार जो निर्वाचक नामावली में निर्हरता किस हिसाब से की जा सकती है? तो यहाँ पर 3 पॉइंट बताए गए हैं, भारत का नागरिक न हो, विकृत चित्र हो, भ्रष्ट आचरण के कारण मतदान हेतु निर्हरता। तो उपरोक्त में से कौन सा बिंदु है इस हेतु सत्य है? कि भाई निर्हरता की कौन कौन सी शर्तें हैं यहाँ पर? केवल एक है या AB है, AB है या AC है, A और C है या फिर ABC, मतलब तीनों सही हैं। यहाँ पर कौन से होना चाहिए? तो अब धारा 14 पे अपन बात कर लेते हैं। धारा 14 पे लिखा हुआ है कि निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरता के लिए 3 कंडीशन बताई गई हैं। भारत का नागरिक न हो, विकृत चित्त हो, सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो या निर्वाचन के संबंध में भ्रष्टाचरण हो। तो यहाँ पर अपना तीनों पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं और यहाँ पर आपका आंसर हो जाना चाहिए D A B C। ठीक है, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली की तैयारी शुद्धि के संदर्भ में मिथ्या घोषणा करता है तो कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर मिथ्या घोषणा करना धारा नंबर 15 है और यहाँ पर लिखा हुआ है यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण, शुद्धि, सम्मिलित, अपवर्जित के संदर्भ में मिथ्या घोषणा करता है तो यहाँ पर कारावास कितना हो जाएगा? 1 वर्ष हो जाएगा। तो 1 वर्ष का कारावास का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। आपका आंसर है B 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कौन पदाभिहित करेगा? पदाभिहित पूछा हुआ है, कौन नियुक्त करेगा, कौन सलाह देगा, कौन इसके ऊपर परामर्श करेगा, ये सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ पदाभिहित पूछा गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ही यहाँ पर पदाभिहित करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कौन पदाभिहित करता है? पदाभिहित नियुक्ति और सलाह परामर्श तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पर पदाभिहित कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इसको देख लेते हैं, एक बार नोट्स में देख लेते हैं।
ये देख लीजिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी धारा नंबर 16 राज्य सरकार का अधिकारी होता है। ये राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से पदाभिहित करता है। तो कौन पदाभिहित करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। किसके परामर्श से करता है? राज्य सरकार के परामर्श से करता है। और ये कौन होता है? ये राज्य सरकार का अधिकारी होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर? राज्य निर्वाचन आयोग। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 20 के अनुसार कोई भी न्यायालय किसके आदेश शिकायत के बाद अपराध पर संज्ञान लेगा? तो किसके आदेश या शिकायत के बाद अपराध पर संज्ञान लेगा न्यायालय? धारा 20 के अनुसार। तो धारा 20 हम पढ़ने वाले हैं। तो धारा 20 में देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी कोई आदेश करता है या कोई शिकायत दर्ज करता है, शिकायत दर्ज न करे तो कोई भी न्यायालय इस अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। अगर यहाँ पर ये जो अपराध बताया गया है धारा 20 में, उस पर न्यायालय तभी संज्ञान लेगा जब राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी कोई आदेश करता है या कोई शिकायत दर्ज करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 कै के अनुसार कतिपय स्थानों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से प्रत्येक से अधिकतम कितने स्थानों का प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर है बी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं नोट्स। धारा 21 कै, कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता। यहाँ लिखा हुआ है कि SC ST, पिछड़े वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से प्रत्येक से मैक्सिमम 2 स्थान होंगे।